स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। जुमेरात है आज और आज मार्च की 27 तारीख है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज की सुबह में आप सबका खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलाम जेके आपने देखना शुरू कर दिया है जी। और आज की नशरियात में बात जम्मू कश्मीर की सियासत की होगी। जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर सियासी बयानबाजियाँ किस तरीके से चल रही है, इस पर भी बात होगी। इक़्तिसादी मामलात पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे हम। और बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं होगी बल्कि आलमी सतह की भी 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। सरहद पार से कुछ खबरें आ रही हैं और सरहद पार अमेरिका से भी एक खबर आ रही है जो इंतहाई अहम है इस बरसगीर के हवाले से। और फिर जब आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में आपकी आरा को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, यानी आखिरी 10 मिनट जो रहेंगे हमारे 15 मिनट वो आपके साथ हम बिताएंगे। आज आप कॉल करेंगे, बात रखेंगे अपनी इस उम्मीद के साथ कि मसाइल मामलात का हल। फिलवक्त मसाइल बहुत है, मसलों का हल हुकूमत को निकालना चाहिए। इस ज़मन में हमारी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि आप घर बैठे अपनी बात रखें और पॉलिसी मेकर्स उस बात को सुने और उस मसले का हल निकालें। तो याद रखिएगा 9:45 के फ़ौरन बाद आप उस प्रोग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप बैरून रियासत, बैरून मुल्क है या घर से बाहर है तो आप खबर से बाखबर रहिएगा। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आपको हर पल खबर मिलेगा। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू के साथ साथ जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारी राब्ता साइट पर ज़रूर आएंगे आप। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो सिर्फ ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना कमेंट भी हम तक पहुँचाएंगे। अपनी बात आसपास की जो है वो भी हम तक पहुँचाएंगे। कुछ तस्वीरें आप भेजते हैं, कुछ वीडियोज़ भेजते हैं, उससे हमें पता लगता है कि ग्राउंड जीरो पर और क्या करने की ज़रूरत है। तो ये सिलसिला ज़रूर जारी रखिएगा। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हो चुका है। यानी तवारीख की किताब को जब खंगाला गया तो आज कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो सुर्खियां बनेंगी और आपको याद दिलाएंगे मेरे साथी ज़ोहर। बहुत शुक्रिया गौहर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मार्च की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, कौमी और आलमी सतह के चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 27 मार्च 1668 में चार्ल्स डूम ने बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले मुंबई को आज के दिन कर दिया गया था। 1708 में आज के दिन अंग्रेजी तख्त के दावेदार जेम्स सूम डंकर्क में हटा दिए गए थे। और आज के दिन 1841 में न्यूयॉर्क में पहले भाप के फायर इंजन का कामयाब तजुर्बा किया गया। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। आज के दिन आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बानी सर सैयद अहमद खान का आज यौम वफ़ात है। आज के दिन उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और जो उनकी कारनामे हैं, खिदमात है, आज के दिन उसको याद भी किया जाता है। 1944 में आज के दिन लिथुआनिया में 2000 यहूदियों का कत्ल किया गया। 1961 में आज के दिन पहला आलमी थिएटर डे आज के दिन मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत हुई और जो थिएटर में काम करने लोग हैं उनकी खिदमात को आज के दिन सराहा जाता है। 1964 में आज के दिन अलास्का यूएस के एक शहर है जहां पर 8.4 शिद्दत के ज़िलज़िले में 118 अफराद हलाक हुए थे। 1977 में आज के दिन स्पेन में जिमो जेट तैयारे टेनेरिफ के रनवे पर आपस में टकरा गए। दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक ये तैयारा हादसा माना जाता है जिसमें 583 अफराद हलाक हुए थे। 1989 में आज के दिन अमेरिका का एंटी मिसाइल सैटेलाइट टेस्ट खला में नाकाम हो गया था। ये आज के दिन हुआ था। आज के दिन 2014 में 27 मार्च को अमेरिकी सदर उस वक्त के बाराक ओबामा ने पहली बार पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी का दौरा किया था। 2016 में आज के दिन पाकिस्तान के लाहौर में खुदकश धमाके में 70 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे जबकि 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। और आज के दिन साल 2010 में भारत ने उड़ीसा में एटमी टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये आज के दिन के हवाले से चंद अहम वाक़ात थे जो हमने आपके सामने रखे। और अब बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से करेंगे और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे
कि अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान मुखालिफ कानून तरतीब दिया है। पाकिस्तान जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनके खिलाफ कार्रवाई अब होगी और कहा गया कि इमरान खान और जो उसके सियासी हुकूक है उनको पामाल किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये बड़ा इल्ज़ाम अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से लगाया गया है और इस हवाले से एक कानून भी तरतीब दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अबतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें तल्खियां पैदा हो रही हैं क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा कानून बनाया गया और तहरीर करके सामने रखा गया, जिस पर यह कहा गया कि सैंक्शन पाबंदियां आयद कराई जाएंगी पाकिस्तान के सिपह सालार आज़म आसिम मुनीर के खिलाफ, यानी चीफ के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका के ऐवान के अंदर कार्रवाई की बात हो रही है। और बिल को बाज़ाब्ता तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया है जी यूएस कांग्रेस के अंदर। माहिर कानून का मानना है कि एक मेजर डेवलपमेंट है जब अमेरिका की जमातें इस वक्त खुलकर सामने आई हैं। न सिर्फ इमरान खान के सेहत पर उनको तशवीश है, इमरान खान की जाती जिंदगी जिस तरीके से मुतासिर हुई है, सियासी हुकूक उसके मुतासिर हुए हैं, उस पर उनको एतराज है, बल्कि ये भी कहा गया कि जुमला सियासी कायदीन जिनकी गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी ने की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से बिल टेबल कर दिया गया, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट इसका नाम रखा गया है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जिस पर यह कहा गया कि सैंक्शन हो जाए, पाबंदियां लगाई जाएंगी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर, क्योंकि उनका जो रोल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ और स्पेशली जो उनके ख्यालात के खिलाफ है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी है। इसलिए उन पर पाबंदियां आयद करने का मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है। बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जी यूएस कांग्रेस के अंदर और ये कहा गया कि जो आलमी सतह पर इंसानी हुकूकों की पामालियां हो रही है और अकाउंटेबिलिटी का जो एक्ट है उसका निफाज होना चाहिए। और इस बिल के अंदर मैंडेट दिया गया अमेरिकी गवर्नमेंट को कि वो आइडेंटिफाई करे उन इंडिविजुअल्स को जो इन्वॉल्व है पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी बात कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई 180 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। और वीजे पर पाबंदियां, रेस्ट्रिक्शंस उनकी अमेरिका में आने और दीगर चीजों के हवाले से अमेरिकी हुकूमत को इख्तियार देने की बात कही जा रही है। याद रखिएगा आसिफ मुनीर ने कार्रवाई की थी तब जब वो वज़ीर बार फिर अमेरिका के बाद किया गया है। ये तो थी बात जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सालार आजम की, लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्मनामा जारी किया है। और हुक्मनामा क्या जारी हुआ? अफगान पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी फैली है और अफगानिस्तान ने यह साफ कर दिया कि सूरत हाल पर गहराई भी रखी जा रही है। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से खबर की पाकिस्तान में अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला ले लिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी शहरी तिजारत करते हैं, दीगर कामों से आते हैं, उनको वापस निकालने का फैसला ले लिया गया है। 31 मार्च डेडलाइन दे दी गई है। बड़ी खबर, 31 मार्च डेडलाइन दे दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि 31 मार्च से कबल आपने जी पाकिस्तान को छोड़ देना होगा और अगर ये करने में आप नाकाम हुए तो जबरदस्ती आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त के पाकिस्तान
अमेरिका ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान अफगान सूरत हाल, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने 31 मार्च तक उन अफगान शहरियों को जो पाकिस्तान के अंदर पनाह गुज़ीर की हैसियत से है, जो पाकिस्तान के अंदर तिजारत कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से उन्हें अपनी तिजारतें बंद करके वापस निकलने का हुक्म दे दिया है और पेशावर से इसकी कार्रवाई होगी। पेशावर मरकज़ बनाया गया है जहां पर इसका इतलाक होगा और ये साफ कर दिया गया कि डेडलाइन के बाद यानी 31 के बाद जबरी वापसी का सिलसिला शुरू होगा, मास डिपोर्टेशन हो जाएगी। वजीर बराए अमूर दाखिला पाकिस्तान की तरफ से भी इस ऑर्डर की तस्दीक कर दी गई है। अफगानिस्तान के वजारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है और अगर किसी तरीके से भी अफगान शहरियों को तंग तलब किया गया तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बड़ी खबर कि खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर इलाके के अंदर बेशतर अफगानी रिहाइश पजीर हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मेडिकल क्लिनिक चला रहे हैं या दीगर बिजनेस चला रहे हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, निकल रहे हैं और दर्जनों स्कूल कॉलेजों से बच्चों को निकाला जा रहा है और अब वापस वो हज़ारों लोग जो अफगानिस्तान से निकले थे सन 1980 के अंदर और तब से पाकिस्तान की माइशत को भी मजबूत कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनली पाकिस्तानी आर्मी ने मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको तस्दीक की। 31 मार्च डेडलाइन है। अफगान पाकिस्तान सूरत हाल भी कशीदा है। एक तरफ से पाकिस्तान अमेरिका सूरत हाल क्या कुछ है, पहली खबर में आपको बता दिया, और दूसरी अहम खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इंतहाई धमाका खेज सिचुएशन पर आ चुकी है। चलिए जनाब, एक और बड़ी और अहम खबर पर आते हैं और उसके बाद जरा जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं उस ममनुआ तंजीम की जिस ममनुआ तंजीम को लेकर NIA भी सरगर्म है और वजारत दाखिला ने भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। और वो तंजीम जो है वो है बब्बर खालसा, और बब्बर खालसा ममनुआ तंजीम के इंतहाई अहम तरीन रुकन महल सिंह बब्बर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं, पाकिस्तान में वो मर चुके हैं। खबर इस वक्त पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग से सामने आई है कि महल सिंह बब्बर जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर है बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का, उसका डिप्टी चीफ के हैसियत से काम कर रहा था, इसकी हिलाकत हुई है। और माना जा रहा कि बब्बर मार्च 24 को पाकिस्तान के अंदर आखिरी सांस ले चुका है क्योंकि वो किडनी फेलियर का किडनी का मर्ज था उसे और किडनी नाका फेल हो गई, जिसके बाद उसकी मौत 24 मार्च को हो चुकी है। बब्बर को याद रखिएगा कौमी तहकीकाती एजेंसी से पहले 1990 में भी उसको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया था क्योंकि तब अमृतसर, जलंधर, फरीदकोट ज़िले में 1980 के आसपास उन्होंने काफ़ी अहम सरगर्मियां की थी और उसके बाद ही उन्होंने धमाके और दीगर चीज़ें कराकर यहाँ से निकलने की कोशिश की। फाइनली राडार पर आए और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने भी उसको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया था। और फिर अब खबर ये कि डिप्टी चीफ जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है महर सिंह बब्बर, वो मर चुके हैं। फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं बब्बर और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थे। 1990 से लगातार यहाँ पर थे और बीच में 2003 में फ्रांस भी गए थे रहने के लिए, लेकिन बाद में वापस आए। बब्बर का एक और भाई है सुखविंदर सिंह बब्बर जो BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है उसको उन्होंने बनाया था 84 के अंदर और उसके बाद उसकी अहलिया भी अमृतसर के अंदर है। फाइनली अब खबर ये कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो डिप्टी चीफ थे महर सिंह बब्बर पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, मर चुके हैं, किडनी फेलियर इनका हो चुका है और NIA और दीगर एजेंसियां इनकी तलाश में भी थी। इनको इश्तिहारी मुलजिम भी करार दिया गया था। पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। पाकिस्तान की हो रही थी, अब आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खबरें आपके सामने रखेंगे और सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई है। और इस हवाले से पहले ही महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया था कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है जबकि मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर बारिशें हो सकती है। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि
जो रेनफॉल होगा, इससे जो खुश्क साली का मौसम चल रहा था या रेनफॉल में कमी देखी जा रही थी, वो कमी इससे किसी हद तक पूरी की जा सकती है। आपको बता दें कि फ़िलहाल 28 मार्च तक मौसम इसी तरीके का रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, जबकि अप्रैल 3 से फिर मौसम में तब्दीली आ सकती है, मौसम खुशगवार हो सकता है। और इस हवाले से जो किसान हैं उनसे कहा गया, उन्हें फ़िलहाल एहतियात बरतने की अपील की गई है। ख़ासकर जो वो किसानों का कामकाज है उन्हें फ़िलहाल रोकने को कहा गया है फ़िलहाल, क्योंकि इस दौरान 28 मार्च तक मौसम में जो है वो तब्दीली आ सकती है। और ये जो बारिशें होंगी, इस वाले से बताया जा रहा है कि करीबन जो 40% जो बारिशों की कमी थी वो इससे पूरी हो सकती है। साथ ही साथ वादी कश्मीर आपको बता रहे हैं कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आई है। येलो अलर्ट के हवाले से बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो चुकी है और इस बर्फबारी की वजह से जो खुश्क साली का मौसम था उसमें तब्दीली ज़रूर देखने को मिली है। ताहम कल से 28 तारीख से 3 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा, यानी आज शाम तक मौसम में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर होगी। ताहम किसानों से ये साफ कर दिया गया है कि कल से वो 3 तारीख तक बाज़ाब्ता तौर पर अपना कामकाज कर सकते हैं। और फिर जब हम बारिशों की बात करते हैं तो याद रखिएगा 9 स्टेशन हमारे पास है जहां पर ये मॉनिटर किया जा रहा है, जिनमें अनंतनाग है, बडगाम है, बारामुल्ला है, डोडा है, किश्तवाड़ है, कुलगाम है, पुंछ है, रजौरी है और रामबन है, जहां पर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल था हमारे पास 20 से 50% से ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी हुई है क्योंकि जिस तरीके से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं। उधमपुर, रियासी, कठुआ और जम्मू के अंदर भी बड़े पैमाने पर 60% से ज़्यादा डेफिसिट था हमारे पास मार्च तक, लेकिन यहाँ पर अभी उस तरीके की बारिशें नहीं हुई है जो उम्मीद थी। लेकिन तब भी पिछले साल के मुकाबले में ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। श्रीनगर के 4 दीगर स्टेशन जिनमें गांदरबल, बांडीपोरा, कुपवारा और शुपियन है, यहाँ पर एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और पुलवामा के अंदर भी एक स्टेशन पर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस तरीके से माना जा रहा है कि सूरत हाल मौसम की रहेगी कि आज शाम तक हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी, तेज हवाओं का चलना कहीं ना कहीं जारी रहेगा। लेकिन कल से फिर 3 अप्रैल तक आप मौसम के मिजाज में बेहतरी देखेंगे। कामकाज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जारी रह सकता है। ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज के हवाले से बात, लेकिन इस मिजाज के बाद जरा बात करते हैं इंतहाई अहम और बड़ी खबर की। और इंतजार आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है। वजीर आज़म दफ्तर ने भी हरी झंडी दे दी है और अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से जम्मू और जम्मू से कटरा और कटरा से वादी कश्मीर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन सर्विस चलेगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वजीर आज़म दफ्तर ने 19 अप्रैल को हरी झंडी दे दी है। बड़ी खबर, 19 अप्रैल को कटरा से बारामूला के लिए रेल सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। वजीर आज़म साहब 19 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर अज खुद वो मुआयना भी करेंगे, अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। बावसूख ज़राया ने इस बात की तस्दीक कर दी, वज़ीर आज़म दफ्तर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। और जो ज़राया वज़ारत दाखिला के अंदर है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 19 तारीख लगभग मुकम्मल हो गई है जब वज़ीर आज़म ट्रेन सर्विस को बहाल करेंगे दिल्ली, जम्मू, कटरा और कटरा से फिर श्रीनगर के लिए। और इस तरीके से वो साल का इंतज़ार, सदियों का इंतज़ार ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का भी आज खुद मुआयना करेंगे, यानी जो दुनिया का एक और अजूबा बनने जा रहा है उसका भी वो मुआयना करेंगे। और कटरा के अंदर दिल्ली रवानगी से कबल एक भारी अवामी इज्तिमा से भी खिताब हो सकता है। ट्रेन सर्विसेज अगरचे जम्मू से शुरू अगस्त के अंदर होगी, कामकाज अभी चल रहा है, लेकिन हमारी जो इतलात और ख़बर है कि कई सालों का इंतज़ार कश्मीर वादी का ख़त्म हो रहा है। 19 अप्रैल को
वजीर आजम जो है वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस तरीके से वादी कश्मीर, कटरा और कटरा से जम्मू और जम्मू से पूरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात की तस्दीक की और वजीर ममलिकत बराए वजीर आजम दफ्तर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अश्विनी वैष्णव यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अड्डे पर पहुंचेंगे 19 तारीख की सुबह को। तफसीलात के मुताबिक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि उधमपुर आर्मी स्टेशन पर नई दिल्ली से बराह रास्त वजीर आजम साहब 19 तारीख को पहुंचेंगे सुबह, जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज जो चिनाब रियासी के अंदर है उसका आज खुद मुआयना करेंगे। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आकर इंजीनियरों और अफसरों के साथ उनकी एक छोटी सी मुलाकात होगी। दिल्ली रवानगी से कबल कटरा के शहर के कटरा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को लेफ्ट राइट रवाना कर दिया जाएगा और उसके साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर एक आला सतही इजलास भी है, यानी अवामी इज्तिमा भी है, जहां पर वजीर आजम जो है वो खिताब करेंगे। तो इस तरीके से 19 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी मुकम्मल कर दी जाएगी। तो 19 तारीख को वो ख्वाब पूरा होगा जब पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर का रेल का राब्ता हो जाएगा। ताहम अभी कोई बराह रास्त ट्रेन दिल्ली के तक नहीं जाएगी, यानी आप कश्मीर बैठते तो दिल्ली में उतरता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने डिबोर्ड होना है कटरा के अंदर पहले, यानी जब आप चलेंगे 19 तारीख के बाद जब ट्रेनें चलेंगी तो आपने कटरा पहले उतरना है स्टेशन पर, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर आपने आगे का सफर करना है। एक प्लान ये है। दूसरा प्लान जो जराया हमें बताते हैं वो ये है कि इसके बाद कटरा को भी ऑफ कर दिया जाएगा तो सीधे जम्मू लाया जाएगा, क्योंकि जम्मू पर तकरीबन 8 से 9 मजीद प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और वहां पर जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वहां पर भी काम लगभग मुकम्मल हो गया है। तो फिर जम्मू आते हुए आपको डिबोर्ड किया जाएगा, दूसरी ट्रेन में आना होगा, तब जाकर आप दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए। कुल मिलाकर 272 किलोमीटर रेल लाइन है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे USBRL भी कहते हैं, और इसमें 209 किलोमीटर कमीशन हो चुके हैं पहले मरहले में। 209 किलोमीटर का जो सफर है वो पहले कमीशन हो चुका है। 118 किलोमीटर काजीगुंड बारामूला सेक्शन जो कमीशन हुआ था अक्टूबर 2009 में, बहुत सारे दोस्तों को हमारे को याद होगा कि 2009 में काजीगुंड से बारामूला तक रेल सर्विस चलाई गई थी। फिर 18 किलोमीटर बानियाल काजीगुंड, इसे 2013 में कर दिया गया था कमीशन। 25 किलोमीटर उधमपुर कटरा, इसे जुलाई में लास्ट ईयर कर दिया, जुलाई 2014 में कर दिया गया था। और फिर इसी तरीके से 48.1 किलोमीटर लंबा बानियाल संगलदान स्ट्रेच, जो बड़ा अहम स्ट्रेच था, इसे फरवरी के महीने में मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ कर दिया था। और कुल मिलाकर 86 किलोमीटर संगलदान रियासी सेक्शन जो था ये जून के अंदर मुकम्मल हुआ था पिछले साल, और कुल मिलाकर 17 किलोमीटर का स्ट्रेच जो रियासी कटरा और आगे जाता है, इसे अब 19 तारीख को मुकम्मल कर बाज़ाब्ता तौर पर थ्रू कराया जाएगा। तमाम सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स पहले टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद जब मस्बत नताइज सामने आए तब जाकर 19 अप्रैल की डेट वजीर आजम साहब की तरफ से फिक्स कर दी गई कि वो जम्मू आएंगे। जम्मू में आज खुद इस रेलवे शाहकार का मुआयना भी करेंगे, अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना भी करेंगे। 41,000 करोड़ रुपया मालियत का यह प्रोजेक्ट है जो फाइनली मुकम्मल हुआ है और 19 तारीख को अब यह ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो सकता है। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि ऐवान के अंदर यानी असेंबली के अंदर अगरचे सुकूत है, चंद दिनों की छुट्टी है, लेकिन गर्माहट आज से ही नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, अवाम दर्द सर का शिकार है
और हुकूमत का अता पता नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यह भी बताएंगे कि पुलिस की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्या कुछ चल रहा है बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला बजट इजलास, पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अब सबकी नजरें दूसरे मरहले पर है और दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता शुरुआत ईद के बाद यानी 7 अप्रैल को होगी और दूसरा मरहला पहले मरहले से काफ़ी अहम होगा क्योंकि दूसरे मरहले में कई अहम बिलें असेंबली में लाई जाएगी जिस पर बहस की जाएगी। और ख़बरें यह हैं कि रियासत की बहाली के लिए 3 अलग अलग करारदादें असेंबली में पेश की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान असेंबली है वो बिल लाएंगे, साथ ही साथ जो दीगर पार्टियों के मेंबरान असेंबली है वो बिल पेश करेंगे। और अब सबकी नज़रें 7 अप्रैल पर होगी जब बाज़ाब्ता तौर पर कानून साज असेंबली की शुरुआत होगी। फिर से कानून साज असेंबली का दरबार सजेगा और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली 7 अप्रैल को फिर से कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसमें 3 अलग अलग करारदादें हैं जिनमें जम्मू कश्मीर की रियासत की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए 3 करारदादें जो ऐवान में दर्ज की जाएंगी। जो प्राइवेट मेंबरान की करारदादों के लिए जो इसके लिए मुख्तस दिन रखे गए हैं 7 और 9 अप्रैल को इस पर बहस की जाएंगी। आपको बता दें कि करारदादें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कैसर जमशीद लोन, हिलाल अकबर लोन और आज़ाद एमएलए शबीर अहमद कुल्ली ने लाई है। 3 में से 2 करारदादें मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जम्मू कश्मीर की रियासत के बारे में किए गए वादों पर जो उन्होंने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। कैसर जमशीद लोन की तरफ से लाई गई करारदाद में लिखा गया है कि रियासती हैसियत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जैसे कि पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत ने किया था, इसका वादा किया था। हिलाल अकबर लोन की तरफ से लाई गई करारदाद में लिखा गया है कि ये ऐवान हुकूमत हिंद पर जोर देता है कि वो जम्मू कश्मीर के मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा बहाल करे ताकि वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट में किए गए वादे को पूरा किया जा सके।
इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार है शबीर अहमद कुल्ली, उसकी तरफ से लाई गई करारदाद में मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है और हुकूमत हिंद पर जोर दिया गया है कि वो इस दरीने मुतालबे को पूरा करने के लिए फौरी इकदाम करे। इसके अलावा जो 7 करारदादें हैं वो भी असम्बली में उस पर भी बहस होनी है। 7 और 9 अप्रैल को बिजनेस में दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल 3 करारदादें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से मांग की गई है और इन करारदादों पर ऐवान के अंदर बहस होगी। और इस जिमन में जैसे मेरे साथी ने आपको बताया कि 3 मेंबरान असेंबली, 2 का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 1 आज़ाद उम्मीदवार है जिन्होंने इस बात की मांग की है कि जनाब ऐवान के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और एक करारदाद बइत्तिफाक राय से यहाँ से पास होकर मरकज के पास जानी चाहिए ताकि रियासत का दर्जा यहाँ पर बहाल किया जा सके। एक तरफ से ये है, लेकिन इसके साथ साथ जब असेंबली की बात चली है तो जरा आपको ये भी बताते चले कि एक और अहम डेवलपमेंट हो रही है और वो इसी असेंबली से आ रही है क्योंकि एक और करारदाद जिस पर काफी हंगामा और काफी बहस तमहीज भी होगी क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से 2 करारदादें दी गई थी, लेकिन 2 में से 1 करारदाद पर बात होगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई है। कुल मिलाकर 7 करारदादें जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इस वक्त रखी गई हैं जिस पर बात होनी है 7 से 9 तारीख के दरमियान। ताहम जो करारदादें वहीद पर्रा की तरफ से दी गई थी 2, उसमें से स्पीकर मौसूफ ने कहा कि रूल 179 के तहत जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहत स्पीकर मौसूफ ने यह कहा है कि आपकी करारदादों को उठाया गया है। एक करारदाद ये है कि LNT और JCB क्रेन्स, मशीन्स और हैवी मशीन्स को माइनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पर पाबंदी लगाई जाए। एक बड़ी करारदाद है ये कि जब हम देखते हैं कि हमारी आबी पनाह गांव की तबाही क्यों हुई है, जो मैनुअल काम करना था उस पर मशीनें लगी, हैवी मशीनें लगी और कहीं का किसी का पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ। और LNT, JCB क्रेन्स, मशीन और हैवी मशीनों पर माइनिंग के लिए पाबंदी लगे। एक करारदाद ये है। दूसरी अहम तरीन करारदाद जो है वो ये है कि आप 13 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान दोबारा से करें। और ये 13 जुलाई वो है जिसे कहा जाता है कि ये उन शहदाओं की याद में दिन मनाया जाता है जिन्होंने जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। दूसरी तरफ से 13 जुलाई की मुखालफत में यह है कि ये वो लोग थे जो महाराजा के दौर के खिलाफ थे और महाराजा को वहां से भगाना चाहते थे, ऑटोक्रेसी रोल के खिलाफ नहीं थे। तो एक तरफ से ये बात, एक तरफ से वो बात और काफी देर तक जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 तक भी सरकारी तौर पर इस दिन को मनाया गया। वज़राए आला, डायरेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता था। 19 के बाद यह सिलसिला थमा, सरकारी छुट्टी हटी और किसी को मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं मिली। फाइनली अब 2 करारदादें हैं, लेकिन अब जो हमें ये खबर आ रही है कि इसमें स्पीकर मौसूफ ने कहा है कि आप 2 में से 1 करारदाद पर बहस के लिए तैयार रहें जी 7 अप्रैल 2025 को। और हमारे जरा जो है वो ये बता रहे हैं कि वहीदुर रहमान पर्रा 13 जुलाई वाली करारदाद पर ही गुफ्तगू करेंगे। 13 जुलाई वाले मामले पर वो ऐवान में बात करेंगे। हमारे जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहीद ने जो 2 करारदादें रखी हैं, वहीद रहमान पर्रा साहब की तरफ से जो 2 करारदादें रखी गई है, एक कि हैवी मशीन, क्रेन्स, बिल्डोजर्स का इस्तेमाल ना हो और दूसरा 13 जुलाई वाला। लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 13 जुलाई वाले मामले पर ही वहीद रहमान स्टिक रहेंगे और 13 जुलाई के शहीदों को वापस वो इज्जत और वकार मिले इस जिमन में उनकी कोशिशें रहेंगी। लेकिन अब जब ये करारदाद आएगी, जिस तरीके से स्टेटहुड के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार लगभग एक पेज पर है, क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि जनाब स्टेटहुड मिलेगा, प्रॉपर टाइम पर मिलेगा। अब ये डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर टाइम क्या है इससे सब दूर, यह भी नहीं पता। लेकिन 13 जुलाई वाले मामले पर यह एंटायरली चेंज होगा। बीजेपी इस पर जबरदस्त हंगामा करेगी और इंतजार कीजिएगा अब उस दिन का जब ईद के बाद ये 2 दिन आएंगे जब 7, 8 और 9 तारीख को प्राइवेट मेंबर बिल्स आएंगी और उनमें ये 2-3 बिलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसका जिक्र हमने आपके सामने कर दिया है। ये थी बात असेंबली की, जहां पर 13 जुलाई और स्टेटहुड को लेकर अब आने वाले दिनों में हंगामा होगा। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आप कार्रवाई की करते हैं, उस कार्रवाई की करते हैं
जो इस वक्त इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। दाखिला महकमा मुतहरिक है और ममनुआ तंजीमों के अरकानों के घरों पर छापामार कार्रवाइयां जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जनूबी कश्मीर शोपियां से, जहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस की तरफ से ममनुआ तंजीमों के से वाबस्ता अरकान ओहदेदारों के घरों पर छापामारी की जा रही है। और इस वक्त शोपियां जिले के अंदर, सिर्फ शोपियां की अगर मैं बात करूं तो 6 ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया से वाबस्ता ये मामला है जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त भी साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह छापामार कार्रवाई चल रही है। सर्च ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, जिनमें एक ऑपरेशन कल हमने श्रीनगर के अंदर भी देखा, शहीदगंज थाने में जो एफआईआर थी, फिर इसी तरीके से दीगर थानों में जो एफआईआर थी वहां पर भी यह सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखें तो लगातार ये कार्रवाइयां चल रही है। और पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मसलत आलम वाले ग्रुप, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी वाले ग्रुप पर कल छापामार कार्रवाइयां हुई, मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार पड़े और वहां पर चीजों को परखने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जनूबी कश्मीर के अंदर तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ जरूर था, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयां चल रही हैं। ममनुआ तंजीमों के एहलकारों के घरों पर छापामारी चल रही है, उनके किताबों को खंगाला जा रहा है, अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या कोई इस तरीके की चीज तो नहीं है जो अभी भी दरपर्दा चल रही है। हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। इरशाद शाह, अपडेट करें, शोपिया में 6 मकामात पर छापामार कार्रवाई। पहले ये कौन से 6 मकामात हैं और ये कौन से घर है? क्या वाकई तौर पर जमात इस्लामिया ही सिर्फ टारगेट पर है या वो तमाम तंजीमें जिन्हें कलअदम करार दिया गया है उनके अहल खानों पर या उनके अजीजों पर, जो उनके हमदर्दों पर यह छापामारी चल रही है? बिल्कुल गफर जी, अगर हम बात करें शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तो आज सुबह 6 बजे से एसआई टीम जो है शोपियान पहुंची। उसके साथ साथ लोकल पुलिस जो है, शोपियान पुलिस ने भी उनको जो है ताउन किया और अलग अलग मकान पे जो है, मकानों पे जो है अगर हम बात करें जिसमें जो है छोटीपोरा, त्रेंज या मीमंदर और छानपोरा के इलाके में जो है आज सुबह से ही लगातार छापामार कार्रवाई जो है जारी है। ये जो छापामार कार्रवाई बिल्कुल जमात इस्लामी के जो है सफ़ों में शामिल हुए थे पिछले सालों में और उन्हीं के घर पे ये छापामार कार्रवाई शुरू हो रही और अभी भी जो है लगातार जो है छापामार कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, हालांकि कुछ जो है दिनों से शोपियान पुलिस पे जिसमें जो है लगे रहे, जो हुर्रियत रहनुमा के घर पे जो है उस पर भी छापामार कार्रवाई जो है चल रही थी। आज सुबह जो है तकरीबन 6 बजे एसआई टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इन घरों पे जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी की। फिलहाल बता दूं कि टीम बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है और अभी जो है छानबीन चल रही है। जी गवर्नर जी। इरशाद, ये जो छापामार कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से आपने बताया कि मालडेरा, गुंजीपोरा, छोटीपोरा, म्यांमार, यहाँ पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो क्या अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या किन लोगों से पूछताछ हुई है? देखिए, इस वक्त टीम बिल्कुल जो है छोटीपोरा के अंदर है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। छोटीपोरा के अंदर जो है टीम मौजूद है और जाके जमात इस्लामिक का जो है एक आपको बता दूं उसके साथी उनके घर पे ये छापामार बिल्कुल अभी चल रहा है। अभी ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन जो हमारे पास नहीं आ रही है कि क्या अंदर क्या हो रहा है। फिलहाल हमें इजाजत नहीं दिया जा रहा है कि अंदर आने के लिए, तो जो ही कुछ जो है शेयर होगा आपसे बिल्कुल शेयर किया जाएगा। मगर जिस तरीके से कुछ दिनों से पुलिस शोपियान हुर्रियत रहनुमाओं के घर पे ये छापामार जो है कर रही थी, आज उसी के साथ साथ एसआई टीम भी स्पॉट पे जो है पहुंच गए हैं। जी जोर। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कार्रवाई चल रही है और याद रखिएगा ये कार्रवाई आज की नहीं है बल्कि पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ममनुआ तंजीमें जितनी भी हैं, चाहे वो जमात इस्लामिया है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है और फिर हुर्रियत की इकाइयाँ हैं, वहाँ पर यह छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मल्टीपल लोकेशंस कश्मीर सूबे के अंदर ये छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कल दिन में हमने देखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, शबीर अहमद शाह की जो तंजीम थी डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, ये दोनों अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत और यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा थे और इनके जो फॉलोअर्स थे या इनके जो वर्कर्स थे, टॉप लीडर्स थे, उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो चली है। इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो प्रोफेसर भट्ट का ग्रुप है, उसके अलावा मुस्लिम लीग मसलत आलम ग्रुप वहाँ पर भी हुई है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसका मैंने पहले ही आपको जिक्र किया। एफआईआर्स
मुख्तलिफ पुलिस थानों के अंदर लगे हैं, जिनमें राजबाग का पुलिस स्टेशन एक FIR है, सदर पुलिस स्टेशन में एक है, शहीदगंज में एक है, और इन्हीं FIR के पेश नज़र शहर के कलूजवार में ये कार्रवाइयाँ चल रही थी। लेकिन अब नॉर्थ के बाद साउथ कश्मीर के भी मुतअद्दिद मकामात पर ये छापामार कार्रवाइयाँ चल रही है। कल सोपोर और दीगर इलाकों के अंदर भी हमने देखा था कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो है वो हुई हैं। और ये देख लीजिएगा ये कब हुई हैं, ममनुआ तंजीमों की फरिश्ते हमारे पास आई, असासे मुंजमद करने की भी खबरें सामने आई। लेकिन अब उन लीडर्स और उन टॉप लोगों के घरों तक भी पहुंचा जा रहा है जो साबिका मिलिटेंट्स थे या साबिका रहनुमा थे या साबिका किसी न किसी तरह से अलहदी पसंदी के साथ जुड़े थे, उनके घरों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर की गई है। और इस बीच एक बड़ा यू टर्न भी है, बैक टू बैक जब हम देखते हैं एक के बाद एक अलहदगी पसंद तंजीमों के रहनुमा खुद को इस अलहदगी पसंद सियासत से बाहर निकाल रहे हैं। और यह तब हुआ जब वजीर दाखिला साहब ने ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने तब किया था जब दो तंजीमों ने कहा था कि हम अलहदगी पसंद से बाहर आते हैं, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखना चाहते हैं और आईनी हिंद के वफादार रहेंगे। उसके फौरन बाद से यह सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है और अब देखना होगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। फिलहाल कार्रवाई आज साउथ कश्मीर में चल रही है, जहां पर ममनुआ तंजीमों के मदाहों या उनके कारकुनों पर इस वक्त छापामार कार्रवाई हो रही है। एक तरफ से यह कार्रवाई है, दूसरी तरफ से कार्रवाई चल रही है हीरा नगर के जंगलों के अंदर। खाक छानी जा रही है, जंगल को छाना जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप को देखा गया। और फिर आनंद फानन में डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब ने कमान संभाली, खुद मैदान में दिखे AK-47 राइफल लेकर, और एक दिन नहीं मुसलसल इस ऑपरेशन पर निगरानी रखते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हीरानगर ऑपरेशन के हवाले से, जहां पर ऑपरेशन तलाशी कार्रवाई जो है वो आज 5वें रोज में दाखिल हुई है। लगातार पिछले 5 दिनों से जो तलाशी कार्रवाइयाँ है वो चल रही है। खबरें ये भी है कि मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हुई है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है, खासकर जो सरहदी वाले इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को मजीद तेज़ कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो 5 दिन पहले मुश्तबा मिलिटेंट को देखा गया था उस हवाले से उनका सुराग लगाया जा सके, क्योंकि अभी तक भी उनके हवाले से उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। और आपको बता दें कि 23 मार्च को इस ऑपरेशन की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इलाके में जो है मुश्तबा मिलिटेंट की नकल हमल देखी गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स को तलब किया गया और सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद मिलिटेंट का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पिछले 5 दिनों से लगातार DGP नलिन प्रभात खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और खबर यह भी है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खिदमत भी हासिल की गई है। इतला के मुताबिक कुठवा के घने जंगलात में फरारशुदा मिलिटेंट को मार गिराने के लिए BSF की बाहरी नफरात तैनात की गई है। जदीद हथियारों से लेस NSG और पैरा कमांडोज गुज़िश्ता 4 दिनों से जंगली इलाकों की छानबीन में मसरूफ़ है। मज़ीद यह कि घने जंगली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स की मुतअद्दिद कंपनियां तैनात की गई है, जबकि क्वाड कॉप्टरों और ड्रोन्स के ज़रिए भी इलाके की कड़ी निगरानी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी ऑपरेशन के दौरान कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है, ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने वसी जंगली इलाके का मुहसरा करके फ़रार के तमाम मुमकिन रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त पहरे लगा दिए हैं। मज़ीद ये कि जंगलात में छुपे मिलिटेंटों को निशाना बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हीरानगर इलाके में 23 मार्च को सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था, काफ़ी देर तक वो जारी भी रहा। ताहम उसके बाद मिलिटेंट को अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है, अगरचे सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ पर हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन जो मिलिटेंट है उनका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। खबर ये भी है कि कोटवा के अलावा जो बाकी सरहदी इलाके हैं, खासकर डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पूंछ, इन इलाकों में भी जो सिक्योरिटी फोर्स की मज़ीद तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे से बचा जा सके और जो मिलिटेंट्स की कार्रवाई है उसका भरपूर जवाब दिया जा सके। इस हवाले से अच्छा जी, ये तो डिटेल्स, लेकिन ज़रा टाइमलाइन की और फटाफट से याद दिलाते हैं आपको। ये ऑपरेशन 23 मार्च को शुरू हुआ था। ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब एक औरत ने, उसके साथ उनका पति और बच्चा भी था, उन्होंने मुश्तबे अफराद को देखा और वहाँ गोली चली, उसमें एक छोटी बेटी हमारी जख्मी हुई जो आज ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी, 23 तारीख को जब ये माइनर इंसिडेंट हुआ तो डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब, IGP जम्मू जोन
भीमसेन तुलसी साहब साइट पर पहुंचे, ऑपरेशन को कमांड की और पर्सनली फोर्थ फ्रंट पर डीजीपी को हमने देखा और ये सारी तस्वीरें आपके सामने आई। ये था 23 तारीख। 24 तारीख को ये हुआ कि सर्च को मजीद इजाफा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, डिप्लॉयमेंट और कर दी गई, कमांडोज लगाए गए, स्नैपर डॉग्स लाए गए, ड्रोन के जरिए से नजर रखी गई और यूएवी का भी इस्तेमाल किया गया, यानी अनमैन एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल किया गया। एम्यूनेशन जो M4 कार्बाइन के मैगजीन, ग्रेनेड, टेबल और कुछ कपड़े थे जो रिकवर हुए साइट से, ये 24 तारीख को ही खबर सामने आई थी। अच्छा जी, फिर 25 तारीख को क्या हुआ? ऑपरेशन कंटिन्यू हुआ, एयर सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाया गया, फिर चॉपर्स को लगाया गया, आर्मी के हेलीकॉप्टर को लगाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने जो ऑपरेशन का ट्रैक था उसको मजीद वसी कर दिया और जितने भी कम्युनिटी किचन है, सपोर्ट जो थे वहाँ पर लोकल्स थे, उनके साथ राब्ते को और मजबूत किया कि किसी भी तरीके से और कोई इनपुट वहाँ से निकले। 26 तारीख जब चौथा दिन था तो मल्टी टायर कॉम्बिंग ऑपरेशन बढ़ा दिया गया तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर से मजीद सनियाल गांव से, और इस पर अभी तक कोई भी मजीद तफसील जो कॉर्डन था इसको कहीं कम नहीं किया गया। और आज अब कुल मिलाकर अब आप देखिएगा कि आज 5वां दिन होगा इस ऑपरेशन का जब ये कार्रवाई जारी है। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तो थी बात जनाब सर्च ऑपरेशन के। यहां पर हमें कहा जरा कि छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको उस दिलदोज खबर से बाखबर करेंगे जिसने सबकी नींद उड़ा दी, रात देर गई की खबर है। आज क्या कुछ खबर है, क्योंकि इसमें अपडेट आ रहे हैं, लोग बड़े सीरियस थे, एक एक्सीडेंट हुआ है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जरा पीएचई मुलाजमीन की भी बात करते हैं, जहां पर खबर यह है कि आमदम निश्तम, निशस्तम और गुप्तम तक ही महदूद हो गया और इस वजह से स्ट्राइक को कंटिन्यू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यह भी बताएंगे कि जनाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन अब साबिका से मौजूदा अफसरों पर जुर्माना आयद किया गया। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपके कॉल्स भी लेनी है और बात करेंगे हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि रात देर गए एक बड़ा हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पेश आया है। आपको बता दें कि काजीगुंड के नयूग टनल के अंदर यह सड़क हादसा पेश आया है जिसमें SRT से एक बस जो है वो उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 12 मुसाफिर इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 5 मुसाफिरों को JMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है जहां पे वो जेर इलाज है और उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं कि कश्मीर सूबे को जम्मू सूबे से मिलाने वाली जो नयूग टनल है, टनल के अंदर ये सड़क हादसा रात देर गए पेश आया है। नवयुगा टनल के अंदर ये पेश आया है जिसके नतीजे में जो SRT से एक बस है वो उलट गई, जिसके नतीजे में जो गाड़ी में सवार अफराद थे करीबन 19 अफराद बताए जा रहे हैं कि वो जख्मी हुए हैं। बाद में अगरचे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन कई मुसाफिरों को जो ज़्यादा जख्मी हुए थे उन्हें JMC अनंतनाग रेफ़र किया गया है जहाँ पे वो जेर इलाज हैं। और इस वाले से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की है। आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, ताहम जब ये गाड़ी नवयुगा टनल के अंदर पहुंची बानहल काजीगुंड के मकाम पर, तो टनल के अंदर ये ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसके बाद गाड़ी उलट गई टनल के अंदर ही और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 12 मुसाफिर 12 से 19 बताए जा रहे हैं कि वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बाद में जो पुलिस वहाँ पर पहुँची और ज़ख्मियों को फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन कई ज़ख्मियों को JMC अनंतनाग भी रेफ़र किया गया है जहाँ पे उनका इलाज जारी है। इधर पुलिस फ़िलहाल इस हवाले से तहक़ीक़ात उन्होंने शुरू कर दी है कि यह हादसा किस तरह पेश आया। तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप CCTV फुटेज पर नज़र डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि गाड़ी आ रही और अचानक से वो टकरा गई है। अचानक से वाला मामला है, या तो ड्राइवर को नींद चढ़ी और उस ज़िमन में ये मामला हुआ, या ड्राइवर काबू खो बैठा गाड़ी से क्योंकि ओवरटेक कर रहा था, वो भी एक सूरत हाल यहाँ पर बनी। लेकिन नवयुगा टनल के अंदर इस तरीके का हादसा होना एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन रात देर गए टनल के अंदर कानवाई को थ्रू कर दिया गया, गाड़ियों को थ्रू कर दिया गया और जितने भी ज़ख्मी लोग थे उन्हें पहले मकामी अस्पताल लाया गया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक थी जिसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा लगाया गया है। अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं, हमें ज़रा अपडेट करें। रात को ही ये थ्रू तो कर दिया गया था, लेकिन जो ज़ख्मी लोग थे उनकी क्या कुछ सिचुएशन है, क्या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, और जो इंतहाई नाजुक सिचुएशन एक मरीज की थी उसकी क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, ये तकरीबन 9:45 पे ये हादसा पेश आया जो नवयुग टनल है वहाँ पे ये हादसा पेश आया। जो CCTV फुटेज हमें दर्शाती है उसमें लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट है, मगर उसमें खुदा का ये करम रहा कि किसी की मौत वाक़ा नहीं हुई है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ड्राइवर की गफलतशाही बताई जा रही है और 17 लोग इसमें जख्मी हो गए। 17 में से 2 की हालत जो है वो सीरियस है, उनको श्रीनगर रेफर कर दिया गया जहाँ पे जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड में भर्ती कर दिया गया। वहाँ से 5 लोग जो है JMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया। JMC अनंतनाग से 2 जो उसमें एक ड्राइवर है और सुनील कुमार है, जिनको दोनों को श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया गया क्योंकि उनकी कंडीशन सीरियस ही थी। अभी भी उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस ही है, अभी पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई है। बाकी जख्मी जो है मामूली तौर पर जख्मी थे, उनकी कई लोगों की छुट्टी भी कर दी गई। कई लोग इसमें वो कई रियासतों से उनका ताल्लुक है, बिहार से है, नेपाल से है या पंजाब से, और कुछ कश्मीरी भी इसमें शामिल थे जो जम्मू की तरफ से SRTC बस में सवार हुए थे जो श्रीनगर की तरफ रवाना थी। मगर नवयुग टनल में उसको हादसा पेश आया। इस हादसे में वो उसमें जो सवार थे वो जख्मी हो गए। पुलिस भी वहाँ पे पहुंच गई और रातों रात वहाँ पे बस को भी हटा दिया गया ताकि। अच्छा जी अब्दुल हमीद, ये बताइए क्या ये गाड़ी प्राइवेट थी या SRTC की व्हीकल थी? नंबर 1। नंबर 2, टनल के अंदर हादसा होना एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये तेज रफ्तारी के साथ ओवरटेक कर रहा था, क्या था, क्या पुलिस का मानना है अभी तक? हाँ, जो CCTV इसमें दर्शाती है कि ओवरटेक कर रहा है एक ट्रक को, जिसका ये ओवरटेक करने में इसका ध्यान भटक जाता है। वो एक साइड से दीवार के साथ टकरा जाती है और जो ट्रक इसको
जिसको ओवरटेक कर रही थी उसको भी नुकसान पहुंचा। वो उसका भी ड्राइवर मामूली तौर पर वो जख्मी हो गया है। और जहाँ पे देखा गया है कि पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची हो, रातों रात ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया और उस गाड़ी को वहां से निकाल दिया गया। अगर जो रोड रात बने हुए हैं, ये इसलिए बने हुए हैं ताकि पैसेंजर्स को कोई भी परेशानी ना हो, मगर इसलिए नहीं बने कि आप तेज रफ्तार ज्यादा ही हो, हद से ज्यादा आप गाड़ी को बढ़ाओगे। ये गनीमत रही कि टनल के अंदर ये हादसा पेश आया। अगर बाहर कहीं पेश आता तो गहरी खाई में गाड़ी गिर जाती, कई लोग की मौत भी वाक़ा हो जाती। यहाँ पे कई लोग जो है परेशान भी हो गए, उनके घर वाले भी परेशान हो गए जो इसमें सवार थे। ये बिहार के रहने वाले, न जाने किस लिए यहाँ के कौन सी काम के लिए यहाँ कश्मीर वारद हो रहे थे, तो उनकी भी परेशानी पड़ गई। और कई लोग इस वक्त जो अभी भी ज़ेर इलाज है, मगर अभी बाकी लोगों की तो कंडीशन जो है स्टेबल बताई जा रही है, मगर 2 लोग जो है उसमें सीरियस हो गया। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये जो जख्मी हुए हैं इनकी तफसीलात भी सामने आई है। इनमें से 3 का ताल्लुक बडगाम से है और जो ड्राइवर है फारूक अहमद, बडगाम से इनका ताल्लुक है और इनकी हालत बताई जा रही है कि तशवीशनाक है। और साहिल है, ये भी बडगाम से, और शिराज अहमद, इन तीनों का ताल्लुक बडगाम से। बाकी जो इसमें सवार थे मुसाफिर, इनका ताल्लुक बिहार, इंदौर और पंजाब और नेपाल से भी एक था। इनमें सुनील कुमार है, रिजवान, सुभाना रजा, MD गुफरान, नरेंद्र चौधरी, सुधा, राहुल, सलोनी चौधरी, रामपाल, फंतोष कुमार, अफसर बाबू, गुरदियाल सिंह, गौतम कुमार, सैयार। ये बाकी जो लोग हैं इनका ताल्लुक बिहार, पंजाब और इंदौर से है, लेकिन 3 लोग थे जी है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही साथ सुनील कुमार जिनका ताल्लुक बिहार से है, इनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। कुल मिलाकर 17 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से फिलहाल 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल ये तो थी बात जनाब एक्सीडेंट के हवाले से जो रात देर गए हुआ था। अभी भी जो तस्वीरें सामने आई थे, जब हम वो देखते हैं तो दिल थराता है। तो हाथ जोड़कर एक ही दरख्वास्त है जनाब, 5 मिनट लेट ही सही, आपने भी मंजिल मकसूद तक ही पहुँचाइए। ओवरटेकिंग का सिलसिला ज़रा बंद करें, और स्पेशली रात के समय पे जब आप ऑलरेडी एक थके होते हैं ड्राइव करते होते, और उसमें ये भागम भाग होती है गाड़ियों की। ज़रूर बड़ा दिन है, सब लोग चाहते हैं घर आएँ, लेकिन घर आएँ अस्पताल ना जाएं, इसके लिए आपने खुद अपनी तदबीर ढूंढनी पड़ेगी। अब चलते हैं जी आगे, बात ज़रा मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन का न थमने वाला एहतजाज जम्मू के अंदर जारी है और मुलाजमीन 2 खीमों में बढ़ चुके हैं। कैजुअल, डेलीवेजर्स और दीगर मुलाजमीन 2 खीमों में बढ़ चुके हैं। सूबा कश्मीर के अंदर सज्जाद परेख की सरबराही वाली कैजुअल कमेटी ने यह कहा कि वजीर आला के बयान का खैर मकदम करते हैं, 6 महीने का इंतजार भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे होगा। लेकिन जम्मू आते आते इंटायरली सिचुएशन चेंज हो गई। जम्मू के अंदर आरजी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मजीद 72 घंटे की कॉल रात देर गई दी गई है। रात को इरिगेशन, PHE, फ्लड कंट्रोल के मुलाजमीन की मीटिंग भी हुई है, महापंचायत हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि वजीर आला आज खुद चाहते तो मामला हल होता। रादर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुलाजमीन जाए उनसे बात करें, कितना अच्छा होता कि वो अफसरों को हिदायत देते कि मुलाजमीन के पास जाकर बात करके इस मसले का हल ढूंढे। और मुलाजमीन तो गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत गला काटने पर आ चुकी है। यही वजह है कि एहतजाज का न थमने वाला सिलसिला जम्मू के अंदर जारी है। PHE डेलीवेजर्स, इरिगेशन डेलीवेजर्स और इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं वो मुसलसल एहतजाज पर है। एहतजाज बरहक, क्योंकि साल से ये आरजी मुलाजमीन है, मुस्तकिली के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि जनाब ये मामला देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिशी बड़ी चीज़ें हैं। अब नई हुकूमत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब जी बैठेंगे, वो 6 महीने में रिपोर्ट बनाएंगे, यानी अगले बजट सेशन में ही इसका जो है कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन अवाम मुश्किलात में फंस चुकी है। जम्मू शहर के मुतअद्दिद इलाके, दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर पिछले 5-6 दिनों से पीने के पानी की एक बूंद नहीं आई। अगर ये बात हम बेस लाइन माने तो फिर आरजी मुलाजमीन का ये कहना सही है कि जनाब ये सारा काम तो हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? 6 महीने का वक्त हुकूमत तो ले, लेकिन जो कम से कम उजरत वाला मामला है उसको तो देखें। लद्दाख जैसी छोटी सी यूटी अगर कम से कम उजरत को नाफिजुल अमल कर सकती है, तो हमारी उजरतें 1 साल, 2 साल, 1.5 साल बाद जो मिलती भी है वो भी रो के मिलती है, तो यहाँ पर इजाफा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर यह बात जेन्युइन है। लेकिन अवाम ने सवाल उठाया
क्योंकि अभी बठंडी के इलाके को जहां पर वीआईपीज भी रहते हैं, पानी के बिना है, नीचे नरवाल में आई है, सूरत हाल यही बनी हुई है। फिर आप त्रिकुटा नगर में जाइएगा तो सूरत हाल आपकी ये बनी है। गांधीनगर जाएंगे तो सूरत हाल यही है कि पीने के पानी की शदीद किल्लत है। इस बीच प्राइवेट टैंकर माफिया एक्टिवेट हो गया है और प्राइवेट टैंकर माफिया ने मनमानी रेटों पर आवाम को पानी देना शुरू किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर हुकूमत और महकमा इरिगेशन पीएचई फ्लड कंट्रोल को जो जॉइंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, वो जॉइंट मैकेनिज्म बनाने में हुकूमत नाकाम हुई है और जम्मू की आवाम गोनागो मुश्किलात में इस वक्त फंस चुकी है। ये कब हो रहा है? आज मुकद्दस रात है, लैलतुल कद्र है, मस्जिदों के अंदर वजू बनाने का पानी नहीं है। अगर बोरवेल्स ना हो तो पानी तो मिलेगा ही नहीं। और अब मस्जिदों के अंदर जहां जहां बोरवेल है तो मकामी आबादी वहां से पीने का पानी तो ले रही है। तो हुकूमत पर यह सवाल है कि बुलंदबाग दावे करने वाली हुकूमत यहां पर नाकाम क्यों है? आवाम को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? क्या सब कुछ आरजी मुलाजमीन के हाथों पर छोड़ दिया गया था तो फिर वो सही है? अगर मुस्तकिल मुलाजमीन है तो इन पंप्स को, इन वाटर स्टेशंस को चलाया जाए, आवाम को राहत भी दी जाए। आखिर कब तक ये खामोशी चलेगी? ये बड़ा सवाल जम्मू की आवाम ने भी खड़ा किया है। कौन है? जब अब खबर यह भी है कि जनाब अब ये एहतजाज का दायरा जो मैं कह रहा था कि 2 हिस्सों में बटा है, इसको एक हिस्से में करने की बात हो रही है। जम्मू से शुरुआत कश्मीर तक ले जाने की बात हो रही है और जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी और मुलाजमीन अब एहतजाज में शिद्दत भी लाएंगे। तनवीर हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल भी मैं जब गुफ्तगू आपके साथ कर रहे थे तो आप कह रहे थे जनाब हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के लिए वहां से भी कोई आए ना जिसके हाथ में कुछ हो। क्या मैं ये मानूं कि डेडलॉक कंटिन्यू है और रात देर गई की मीटिंग्स भी कोई असरअंदाज नहीं हो पाई जो चीफ इंजीनियर के साथ हुई थी? शुक्रिया गौहर साहब। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि एजुकेशन एम्प्लॉइज जो है वो हर टाइम बात करने के लिए तैयार हैं और मसले का हल जो टेबल पे आके हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की खिदमत हमने पिछले 25-30 साल से की है। जहां तक स्ट्राइक का सवाल है, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जो स्ट्राइक को कॉल किया और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट जिसके साथ 25 से ज्यादा डिपार्टमेंट मुंसलिक है, हमने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। और रात को जैसे ही पीएचई एम्प्लॉइज फ्रंट ने स्ट्राइक को एक्सटेंड किया तो हमने भी स्ट्राइक को एक्सटेंड किया। लेकिन सरकार अगर कैजुअल लेबर फ्रंट से बात करना चाहती है, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हम ये कहते हैं सरकार से पहले आप पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जिनकी कॉल है उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि वो एजिटेट कर रहे हैं। और दूसरा, जहां तक इनका ये रवैया है कि नहीं जी हम कमेटी को बोल देंगे, कमेटी इनसे बात करे, तो बीच में तो है ही कोई बात करने के लिए, समझ आ ही नहीं रहा है, ना खुदाई मिला, ना वसाला सनम, ना इधर करने रहे उधर के हम। तो आज हमको फुटबॉल की तरह कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी की गोद में फेंक रही, तीसरी हमें कमेटी की गोद में फेंक रही है, तो बिल आखिर इस आरजी मुलाजिम का हल क्या होगा? तो अब ब्रॉडर लेवल पे एक जो हमने शुरुआत की है कल से, जिसपे हम अपोजिशन के लीडरान से मिल रहे हैं, उसके बाद हम सरकार के लोगों के पास भी जाएंगे। हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप आइए, बैठें। अगर आपको हम सामने तमाम, क्योंकि होता क्या है कि सर जब भी एजिटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, कुछ 3, 4, 5 लीडर अलग अलग एसोसिएशन बना के सरकार से मिलते हैं और अपनी अपनी वहां से सेटिंगें होती हैं। आपको याद होगा गौरव साहब 2014 में जब कैबिनेट सब कमेटी बनी और वहां पे 2 इशू आए, उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब सरकार को हेड कर रहे थे। हमने कहा था कि आप 50 से आप 58 to 60 आपने एज लेसन कर रही है, उसको आप छोड़िए, आप दिल्ली का मसला हल कीजिए। लेकिन अफसोस वहां ट्रेड यूनियन लीडर्स ने फिर दिल्ली को बेच के जो है उनके उसको जो डिमांड है पशपुश डाल के 58 की, और वो बलक बढ़ते बढ़ते आज कहां तक फिगर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं पुराने ट्रेड लीडर्स भी इसके जो है जिम्मेदार है, हमारी जो हालात बनी है। और कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि आज शब कदर है, ईद आने वाली है और हमारी कोशिश रहेगी आज हम सभी देखिए मस्जिदों में कम से कम पानी आ जाए, इसके लिए हम कुछ अपने साथियों से भी अपील करेंगे। लेकिन मसला इस यहाँ पे हल नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर में हमने कॉल दी है और बडगाम से 7 तारीख को शुरुआत हो रही है, जिसपे लगभग 4 से 5 एसोसिएशन रजिस्टर्ड एसोसिएशन से कैसी कैजुअल लेबर। तनवीर हुसैन साहब, ये डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज भी यहाँ पर दिख रहा है। मैंने श्रीनगर, मुझे याद है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि डेलीवेजर्स का मामला हल करेंगे, हाई पावर कमेटी, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, 6 महीने में मसला हल करेंगे, तो आनन फानन में श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मामले का खैर मकदम किया गया। यहाँ आते आते सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। सड़कों पर मुलाजमीन है, पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, और अब आप कहेंगे हम जी पंचायतों में बिठाएंगे अपोजिशन को भी, मेंबरों को, तो आवाम तो पीसी जा रही है और मुलाजमीन 2 हिस्सों में बटे हैं।
बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले कहा कि देखो कश्मीर की लीडरशिप ने इसको वेलकम किया। अब उन्होंने क्या देखे वेलकम किया, हमें इसमें कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन हमने भी कहा कि हम भी 7 महीने 6 महीने की जगह हम 7 महीने का टाइम देने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम जो हमारी मिनिमम वेज है, लद्दाख के अंदर आप देखिए वहां पे मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया गया है, दिल्ली के अंदर है। अगर जम्मू कश्मीर भी जो है, हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। जब जम्मू कश्मीर को जो बात आती है वो पूरे हिंदुस्तान में बेचा जाता है। आज जम्मू कश्मीर के आदमी मुलाजिम मिनिमम वेज से पीछे क्यों? हम कहते हैं ठीक है, आपको पॉलिसी बैठक के टाइम लगता है, हमने पहले ही बहुत कमेटी, हम और 6 महीने देने के लिए आपको तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम से कम मिनिमम वेज एक्ट और जो पेंडिंग सैलरीज है, ईद आने वाली है, ये अपने हम ईदें कैसे करेंगे? अभी आप सर्कुलर देखोगे कि अभी परमानेंट एम्प्लॉइज की डायरेक्शन आ जाएगी, इनको ईद पे सैलरी दे दीजिए। तो क्या हम लोगों की ईद नहीं है? क्या हमारे बच्चों की ईद नहीं है? क्या हम ईद करना नहीं चाहते हैं? आज भी हम ईद के दिन सड़कों पे। तो सरकारें जब बनती है, गौर साहब कहते हैं गवर्नमेंट बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल। सरकारें लोगों के लिए बनाई जाती हैं, और अगर 10 साल के बाद हमें एक चुनी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर मिली है, अगर वो टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बोलिए आगे हम किस सरकार और किन सरकार कहां पर टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है? सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, सीएम साहब ने आपसे अपील की कि जाके आप मिलिए चीफ सेक्रेटरी साहब से, अपने इश्यूज एड्रेस कीजिए। सर, मैं कल भी सेक्रेटरीट का विजिट मैंने किया, परसों भी किया वहां पे। एक तो अब ईद का समय हो जाए, और कुछ कॉल्स भी रात को आई भी कि आप आइए जी बात करेंगे, लेकिन मुझे बात करनी किससे? वहां पे कोई है ही नहीं, हम कोई अथॉरिटी हो रही है, आप चीफ इंजीनियर से हम बात क्या करें? आप मुझे बोले कि हम कमिश्नर सेक्रेटरी से क्या बात करें? हम कम से कम चीफ सेक्रेटरीज हो, उससे कुछ मिनिस्टर्स हो यहाँ के, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, उनके कोई मॉडलिटी तय करें हम। लेकिन सामने आने के लिए कोई बात तैयार नहीं है, और मजबूर किया जा रहा है बार बार कि हम स्ट्राइक पे जाएं। लेकिन जो 21-22 को जो बहरान जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, हम उसमें अपोजिशन भी और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो गवर्नमेंट सरकार, उनको भी हमने मददू किया है, और एक दरबार लगाएंगे, और दरबार में मसले को वन टाइम सोल्यूशन के लिए ले जाएंगे। अगर वो सोल्यूशन से होता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में 6 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद हम इस सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तनवीर साहब, आप पर इल्जाम यह भी है कि ये जो कमेटी बनी है उसके बाद से अब एहतजाज में शिद्दत आ रही है, उससे पहले इस तरीके के एहतजाज नहीं किए जाते थे। इस जो अब एहतजाज किए जाते हैं या जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कमेटी बनाने से पहले इस तरह के एहतजाज नहीं किए जाते थे, लेकिन जब कमेटी सरकार ने बनाई अब जाके इस एहतजाज में शिद्दत आई है। नहीं, एहतजाज सर आप जानते हैं गौरव जी, आप काफी टाइम से हमें कवर कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो, जम्मू, हम एहतजाज कर रहे थे। और हम शिद्दत क्यों आई कि जब बजट यहाँ पेश हुआ, और जब यहाँ पे जब मैनिफेस्टो सरकार ने, उमर साहब ने जब यहाँ लोगों को बोला कि जब मेरी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, रिलीजियस का जो इशू है वो पहली कैबिनेट में उसको हल करेंगे। उन्होंने उस टाइम ये नहीं कहा था हमें कि हम एक कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे और वो आपका जो है डाटा हमारे पास आएगी, फिर हम आप रेगुलाइज करेंगे। ये मैनिफेस्टो में वो ये था। तनवीर साहब, चूंकि आप तर्जुमान भी है, आप मुसलसल इस सिचुएशन को देख भी रहे हैं, और मुश्किलात कितनी है जम्मू में आप हमसे ज़्यादा बाखबर है, क्योंकि पीने के पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। अब ये बताइएगा, वज़ीर मासूफ जो इस वक्त है PHE के जल जीवन के, क्या उन्होंने कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ खोली, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई ऐसा जो आपसे डायलॉग कर रहा हो, बता रहा हो आपको जनाब आप वापस आइए, आपके मसले हल करेंगे? हाँ देखिए, इसमें तो सीएम साहब ने खुद भी आपने देखा होगा अपील की थी असेंबली से कि स्ट्राइक एम्प्लॉइज वापस आइए, तो हमने कहा बिल्कुल हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे मिनिमम वेज एक्ट में कोई बात हो। हमने ये कहा कि ठीक है, आज महीने के बाद 2 महीने के सही, कम से कम एक बताइए हमें कि यार हम चलो पॉलिसी के लिए अभी टाइम 6 महीने लगते हैं या साल, तो लेके चलो कि आज अगले बजट से पहले कुछ नहीं हो सकता है, जो हमें भी मसूल लग रहा है, तो टाइम अगर सरकार मांग रही है देना चाहिए, हम ये मानते हैं। लेकिन कम से कम मिनिमम वेज एक्ट पे कहीं ना कहीं से मिनिस्टर ऑफ ग्रुप हमसे बात करे कि यार हम इतना नहीं, कम से कम इतने को हम एनहांसमेंट कर सकते हैं, तो एक बात बनने से ही बात होगी। शुक्रिया जी तनवीर साहब, यानी फिलहाल राहत जम्मू के लोगों को नहीं मिलेगी, बड़े दिन के बाद भी पानी नहीं मिलेगा, ये साफ कर दिया आप लोगों ने। चलिए, इस पर हमने जरा गुफ्तगू रात देर गई थी। सीनियर मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट के, जम्मू के अंदर वो थे सतीश शर्मा साहब। हमारे नुमाइंदे ने उनसे यही सवाल पूछा था, कुछ बड़ी चीज़ें पूछी उनसे, लेकिन ये रेलिवेंट पार्ट एक है इसका कि जब उनसे पूछा गया कि मुलाजमीन एहतजाज पर है और हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, आवाम परेशान है, जरा सतीश शर्मा को सुन लीजिएगा क्या कुछ कह रहे हैं इस एहतजाज के बारे में। नहीं गलत आखना होंगे, 11 साल को है और देखो मुझे अं पार्टी पॉलिटिक्स को ऊपर होना, 11 साल को कोल सरकार है, क्या उल्ले मुद्दा ना उल्ले चेता नहीं। ये भी सवाल पूछा मैं, जो डबल इंजन उल्ले नहीं, बिल्कुल 100% ये पूछना कि कमेटी फ्रेम हुई, कमेटी फ्रेम होने के बाद इयां सारा जस्ट मीडिया की एड्रेस करने वास्ते ये कलाकार लोग जेडे अज प्रतिपक्ष बैठे थे, इन इलेक्शन अपने लिए कराई, लेकिन बदकिस्मती वो मंत्री बंडा दे, मंत्रालय बंडा है, बोना पे ओपोजिशन च ने, वो आए थोड़ी कौमा च सारे सारे। लेकिन खैर उम्मीद है कि पहले स्टेट मिले, उसके बाद जेडियां तुहानू बिजनेस रूल्स फ्रेम होन, डेली वेजर्स जेडे बड़ा जेन्युइन मुद्दा, उनके अलावा रैबरे खेल वाले का भी
कमेटी बनी है, अच्छी रिपोर्ट आएगी और अशाना बशाना उनकी लड़ाई कैबिनेट भी कर गए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी करे, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री वो आखदा कि साढ़े अपने बच्चे बाहर ले आनी सब ले तो साढ़े ने क्यों नहीं मिला, उस पर लड़ाई जारी 72 घंटे से और पीएचई दिल्ली विजन स्ट्राइक एक्सटेंड की दी है। मेरा आखना है कि उन्हें यकीन रखना चाहिए, उमरदुल्ला सरकार पर विश्वास रखना कि साड़ी बावां तो बढ़ी रही जिन्ना साड़ा मैंडेट एक यूटी जेड़ा होंदा ओदे तहत अस पूरी मेहनत करा दें, 20 घंटे काम करा दें, सोहा देव नहीं हाँ, लेकिन किस चीज़ां हैं जिहड़ियां चलिए बात मुलाजमीन की हो रही थी। फिलहाल आज मुलाजमीन सड़कों पर है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि इनके मसाइल जल्दी हल हो, क्योंकि लोग इस वक्त परेशान हैं। खासकर जम्मू में इस वक्त पानी की हाहाकार मची है। बड़े दिन आने वाले हैं, उससे पहले इनके मुतालबात हल हो ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर हो सके। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात अछंद सोदपुरा के हवाले से करेंगे, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट की वहाँ पर खिलाफ वर्जी हुई है और जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब इस हवाले से कार्रवाई करते हुए 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि 12 करोड़ रुपए का जुर्माना एसएमसी पर आयद किया गया है और साथ ही साथ एनजीटी ने ये कार्रवाई की है। 12 करोड़ रुपए का जुर्माना एसएमसी पर लगा दिया गया है, क्योंकि इल्ज़ाम है कि जो अछंद सदपुरा में वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। कचरे के इंतज़ाम की गैर मुनासिब तरीक़ों पर यह कार्रवाई हुई है और साबिक़ कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से 12.62 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना आयद किया गया है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी अछंद सदपुरा लैंडफिल साइट पर हुई है। और इस हवाले से जेके जो ट्रिब्यूनल है, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इस हवाले से एक्शन करते हुए 8 जो एसएमसी के कमिश्नर है, खासकर जो 2017 से लेकर 2025 तक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ पे कचरे का इंतज़ाम है उसमें गैर मुनासिब तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे वहाँ पर जो आबादी है या इन्वायरमेंट है उसको ख़तरा लाहक है। और उस हवाले से अब 12 करोड़ रुपए का जुर्माना भी एसएमसी पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो इस टाइम के दौरान वहाँ पर कमिश्नर्स रहे हैं एसएमसी के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। इमरान नाइकू भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है और किस तरह की यहाँ पर गैर मुनासिब तरीके जो है वो इस्तेमाल में लाए गए हैं कचरे को ठिकाने लगाने के लिए। और एनजीटी जो इस पूरी कार्रवाई को देख रही है, उन्होंने अब एसएमसी के खिलाफ 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक हमारे साथ हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, अछंद सदपुरा में जो ये वेस्ट मैनेजमेंट के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, किस तरह की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या कुछ मज़ीद डिटेल है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट सामने आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर 12.262 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। और ये जुर्माना अछंद सदपुरा लैंडफिल साइट पर वेस्ट के गैर अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट या कचरे के गैर साइंसी इंतजाम और माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से किया गया है। और ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी JKPCC को हिदायत दी है कि वो 2017 से 2025 के दरमियान रहने वाले SMC के 8 साबिक कमिश्नर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि बरसों तक कचरे को गैर साइंसी तरीके से ठिकाना लगाने की वजह से इर्द गिर्द के पानी के जो जराया है वो आलूदा हुए हैं, यानी कि जो वहाँ वेस्ट निकलता है उसको अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल किया गया, जिसकी वजह से जो अछंद साइट के इर्द गिर्द जो पानी के जराया हैं, जो वाटर बॉडीज है, वहाँ जो पानी है उनमें वो आलूदा हुआ है। और ये जो केस है ये डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व दीगर 20 मार्च 2025 को 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ, जिसमें जस्टिस प्रकाश
श्रीवास्तव जो कि चेयरमैन है, जस्टिस सुधीरा अग्रवाल जो कि अदालती मेंबर है, रुकन है, और डॉक्टर सुंथल वील जो कि माहिराना रुकन शामिल थे इसमें। कुछ अहम नुकात इसमें यह है कि ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लैंडफिल से लीक होने वाला जो जहरीला पानी, जिसे लीचेट कहा जाता है, करीबी पानी के जराये में मिल रहा है, जो इर्द गिर्द वाटर बॉडीज है, इस लैंडफिल से जो पानी निकल रहा है जहरीला पानी, वो इन वाटर बॉडीज में जा रहा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की खिलाफवर्जी है। इसी तरीके से एसएमसी कमिश्नर एसएमसी ने कहा है कि अच्छन में तकरीबन 11.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा हो चुका है और इसे साफ करने के लिए कम से कम 2 साल दरकार है। जेकेपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएमसी ने 1800 दिनों तक कचरा वेस्ट मैनेजमेंट लॉज की खिलाफवर्जी की है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 10 मार्च 2025 तक, और जिस पर ये 12.62 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। इनमें जिस तरह से हमने कहा कि साबिक जो कमिश्नर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें डॉक्टर शफकत खान, रियाज अहमद वानी, पीरजादा हिफजुल्लाह शाह, मीर तारिक अली, खुर्शीद अहमद सनाई, गजनफर अली अथर आमिर और मौजूदा कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद शामिल है। इनमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कानूनी शिकायत भी दर्ज की जा रही है। और एसएमसी ने इस हवाले से जो रेस्पॉन्स दिया है, उन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान जो है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लीच में ट्रीटमेंट प्लांट को फाल किया जाएगा और इसी तरह से बू को कम करने के लिए इकदाम जैसे बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल, पुराने कचरे की बायो माइनिंग का आगाज और इसी तरीके से कंपोस्टिंग सहूलियात में इजाफा, नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का कयाम अमल में लाया जाएगा और मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। और इसके अलावा 5 लाख मीट्रिक जो टन है उसे साफ किया जाएगा। इसी तरह से 300 टन सालाना रिफ्यूज ड्राई फ्यूल आरडीएफ प्लांट और 459 टन सालाना या योमिया जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी जिसे हम कहते हैं प्लांट की तामीर होगी। यानी कि ये इस एक्शन प्लान, एक कंप्रेस्ड एक्शन प्लान जवाब में कहा है कि वो प्रेजेंट एसएमसी की तरफ से दिया गया है कि 2027 तक ये एक्शन प्लान जो है ये कंप्लीट होगा और इसमें जितनी भी जो वायलेशंस का जिक्र हुआ है या जो अनसाइंटिफिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई है उसको साइंटिफिक तरीके से अमलाया जाएगा और अच्छन लैंडफिल की मुकम्मल सफाई और इस इलाके की ग्रीनरी के लिए 10,000 जो दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये बड़ी खबर यही है कि 8 साबिक कमिश्नर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत और साथ साथ 12.62 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो एक तो 8 साबिक कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करें और दूसरा ये कि जो भी इसमें वायलेशन हुई है इसमें ये जो 12.62 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है वो कमिश्नर। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलराइजेशन एक्ट जो है उसमें अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। अच्छन सदपुरा डंपिंग साइट, अब जो उधर रहते हैं ना, ये उनसे पूछे ना इस डंपिंग साइट से जब वो बदबू आती है ना तो वो कितने किलोमीटर तक चली जाती है। और सिक्किम सोवरा के अंदर रह रहे बीमार, उनसे जाकर पूछिए कि सूरत हाल कितनी ख़राब होती है। और शायद डंडा चला टाइम पर ही है एनजीटी की तरफ से और शायद इन गर्मियों में थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन ज़रा आपकी फ़ोन कॉल्स की ओर आएंगे जी, आप कॉल करना शुरू करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाना है। 9:50 का वक्त हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से सामने आ रही है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां एनकाउंटर में चली गई हैं। कठुआ में एनकाउंटर शुरू हो गया। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कठुआ के जंगलों से। इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि मुश्तबे अफराद की नकल-अमल के बीच अब खबर ये कि पुलिस थाना राजबाग कठुआ का जो इलाका है उधर का जो जंगल का एरिया है वहां पर गोली चली है सुबह सुबह, जिसके बाद वसी इलाके का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त भी इतलात और खबरों के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले तक
गोलियों की आवाज इस इलाके के अंदर सुनाई दे रही थी। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा ज्वाइन करेंगे हमारे साथ वो फोन लाइन पर। शिल्पा, अपडेट करें कि क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास, जो ऑलरेडी एक ऑपरेशन बड़ा चल रहा था जहां पर 4-5 मिलिटेंटों को लेकर तलाश चल रही थी, नलिन प्रभात साहब डीजीपी फोर फ्रंट पर खड़े थे, अब क्या ये उसी ऑपरेशन का हिस्सा है या अलग से ये दूसरा ऑपरेशन है जहां पर अभी एक फायरिंग हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 5 दिन से लगातार जो है वो सन्याल हीरानगर में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और ये उसी का हिस्सा है जहां पर सुपेन जो फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि जो कठुआ राजबाग पुलिस स्टेशन के पास सुपेन इलाका जो पड़ता है, जंगल का इलाका पड़ता है, वहां पर जो है वो आतंकवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ जो है वो कांटेक्ट दोबारा से री एस्टेब्लिश हुआ है, जिसके चलते इस समय अभी जो है वो इनकाउंटर शुरू हो चुका है और एक सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर जो है यानी कि देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से जो इस समय जो सोर्सेज हमें बता रही हैं कि फायरिंग अभी जो है वो इस समय देखने को मिल रही है, फायरिंग की आवाजें जो है वो इस समय सुनाई दे रही है। देखिए 5 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था और कहीं ना कहीं अब जाके जो है वो टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट री एस्टेब्लिश हुआ है और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से ये फॉरेस्ट का यानी कि जंगल का ये इलाका है और वहां पर यानी कि जैसे ही सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर किया जा रहा था और कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ री एस्टेब्लिश हुआ है, उस समय फायरिंग जो है वो यानी कि दोनों तरफ से इस समय फायरिंग जो है वो सुनाई दे रही है। तो क्या हम ये माने ये कंटिन्यूअसली जो ऑपरेशन चल रहा था, जब 4-5 लोग दिखे गए थे, उसके बाद का है? जी बिल्कुल, देखिए 5 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था और जिस प्रकार से ये साफ तौर पर जो है वो हिदायत दी गई थी कि अगर टेररिस्ट दिखते हैं तो उन्हें मार यानी कि न्यूट्रलाइज जो है वो उन्हें किया जाए, तो अब सुबह सवेरे ही ये कांटेक्ट जो है वो रीएस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एनएसजी, एसओजी वहाँ पर जो है वो सर्च कर रही थी और सुबह सवेरे ही यानी कि सुबह तड़के ही ये कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ रीएस्टेब्लिश हुआ है और इस समय इनकाउंटर जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि एनकाउंटर शुरू हो गया है और वहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कठुआ के वसी इलाके का सर्च किया था, जहाँ पर अब ये खबर है कि जनाब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। अब जी फटाफट से आपकी फोन कॉल्स की ओर आते हैं। कॉल तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन एक दरख्वास्त की टीवी की आवाज़ अब आप बंद करें। जब आपकी और हमारी गुफ्तगू जिन्होंने भी कॉल करनी है, टीवी की आवाज़ बंद करें, फ़ोन के ज़रिए से अपनी बात रखिए, अपना नाम, इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हुकूमत को समझ आए कि कौन कहाँ से कॉल कर रहा है। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं जमालुद्दीन बोल रहा हूँ पुंछ से जनाब। जी जमाल साहब, खुशामदीद, आपका प्रोग्राम है, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताना क्या है, ये जो डेवलपमेंट की बात ये वो चल रही है कि इतना हुआ ये हो रहा है जी। मेरी अर्ज ये है कि जब वोट लेना था तो तब तो तमाम कैबिनेट जो है डेरा डाला हुआ था हर जगह। सुन रहे हो? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, बताएं। अच्छा, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो कोई पूछने वाला है नहीं है जी। अब मैं सिर्फ ये इसको छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी हकायत सुनाता हूँ। जी जी। अच्छा, एक तालाब बहुत खूबसूरत था जी। लोग वहां जाकर जो है सैर करते थे। कुछ लोगों को पता चला फलाने इलाके में एक तालाब है, वहां जाकर जो है वो सैर करते थे। वो लोग चले गए वहां जाकर जो है बैठ के चारों तरफ, बजाय सैर करने के तालाब में पत्थर मारना शुरू कर दिया। वो जब मेंढके वहां से बाहर निकली, एक बड़ी मेंढक जो उनकी कमांडर थी, बोला क्या कर रहे हो? बोला हम तो खेल रहे हैं। बोला ये जो तुम खेल कर रहे हो ये पत्थर हमारे सिर में लग रहे हैं। सुन रहे हो? जी 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 जी। ये जो असेंबली में हो रहा है ना वोट लेकर ये सिर्फ अवाम के सिर में पत्थर मार रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कॉल करने के लिए। मैं समझ चुका था कि आपने एंड में उधर ही आना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। चलिए एक और कॉलर दे दीजिएगा जी जल्दी से। हेलो जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ डार साहब, कहते हैं बैठे किश्तवाड़ जी, किश्तवाड़ से, बताएं जनाब। ये स्टेट मैरिज एक्सटेंड फाइल अहन यम अपलोड करिए यमो थोमुत आखिरत।
अच्छा अंदर कर अपलोड तुम पाते इमदाद ओके ये इंटरनेट कह ना बिजली अच्छा ये प्राइवेट वाईफाई पे कर तमो करे कोशिश अपलोड करने मगर प्रॉब्लम चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। इंटरनेट प्रॉब्लम है तो अपलोड कैसे होगा, मामला कैसे हल होगा, एक बड़ा सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम गौर साहब वारे बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत तुम मुबारक अस वो सह फूड सेफ्टी पे यह कर सो इल्तिजा तो बाजन गो सह पूर रात अत सराफ कदलो अमूल दुध एक्सपायर सह तुम सील कोर्मुत और आमुत यामीन यह जॉइंट कमिश्नर लुकन वन तुम नीट नबर तुम वो एक्सपायरी डेट यह सोन राइट राइट अत मत रूज तुम पत क्या तम लुकन कर हौसला अफजाई इन्फॉर्मेशन फूड सेफ्टी वालन दिस तो ताकि सह गुदाम आव तक यह सील कर यह सराफ कर बिल्कुल यह असी जिम्मेवारी अस पज पन्न अख्तियारातन पता आसन और प्रॉपर चलने अप्रोच कर कार्रवाई करना तेल हेकन मामला सुधरित। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो 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 जी हाँ जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जम्बाल सुदर्शन जम्बाल जी जम्बाल साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जम्बाल साहब। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हमारी स्ट्रीट लाइट ये ऑन रहती है, हम तराबतुल्लू में रहते हैं जम्मू में, स्ट्रीट लाइट ऑन रहती है तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक चल रही है। एक तरफ से ये कहते हैं पावर शॉर्टेज है, दूसरी तरफ से स्ट्रीट लाइट दिन दहाड़े चल रही है। बात तो सही है आपकी है कि जहां बिजली है नहीं दूसरी तरफ से आप स्ट्रीट लाइट्स को ऑन रखेंगे तो बंद कौन करेगा। चलिए आज ज़रा जेपीडीसीएल के जिम्मेदारों को बता देते हैं कि जनाब ज़रा हर जगह पर आप सिस्टम को मेंटेन करें कि रात को ऑन करें सुबह ऑफ करें, या लोकली किसी की ड्यूटी लगाएं उसको सिखाएं वो करेंगे। फिर अगर आपसे नहीं होता है तो बहुत शुक्रिया जी दोबारा से बात रखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज जेपीडीसीएल के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक इस बात को पहुँचाया जाए जी। एक और कॉलर। हेलो हेलो चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बज चुके हैं, प्रोग्राम को यहाँ पर रोकना है और हमें कहा जा रहा है कि जनाब रुखसत लीजिएगा। कल सुबह 8:35 पर दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके में आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। अल्लाह हाफ़िज़।